आफ्टर द ब्रेक जी। आपा ईद ख़ातर मदारत तो आप करती हैं, ये तो मैं ऑन एयर कहता हूँ, ख़ातर मदारत आप बड़ी करती हैं। ईद फैमिली बच्चे बाहर होते हैं, आप यहाँ होते हैं, चॉइस आपको बस आप ही लुक आफ्टर करती हैं, बच्चे भी आते हैं, कैसे करते हैं ज़रा ये भी बताएं। ईद क्योंकि हम दोनों होते हैं तो एक हफ़्ता ईद से पहले मेरी बातें शुरू हो जाती बच्चों के साथ। उनसे मैं पूछती हूँ कि आप लोगों ने पहनना क्या है, और नॉर्मली मैं यहाँ से कपड़े बनवा के तो वहाँ लेके जाती हूँ, बेटी के लिए, बहुओं के लिए, अपनी नवासियों के लिए। अच्छा। और ईद पे उन्होंने वो पहनने होते, फिर उन्होंने तस्वीरें भी भेजते ईद वाले दिन। और चांद रात को भी हम दोनों बातें करते हैं बच्चों से, और ईद वाले दिन भी फिर सबको फ़ोन भी करना होता है। और यहाँ हम दोनों होते हैं। सरवर साहब के कपड़े मैं एक दो सूट निकाल के भी रखती हूँ, और किसी को चॉइस साहब की ड्रेसिंग आप देखती हैं, कपड़े मैं निकाल मैचिंग इसीलिए आपने साथ किया और हुआ इनको है। थोड़ा सा स्पॉइल भी करती हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई नहीं होता स्पॉइल लकी यू चॉइस साहब। तो इन्हीं को स्पॉइल करना होता है। अभी इनकी फेवरेट चीज़ें बनती है और इन्हीं को स्पॉइल भी करती हूँ। हाँ। फिर उसके बाद कभी कभार हम किसी दोस्त की तरफ भी चले जाते हैं, और शाम को हमारी तरफ भी कोई ना कोई आ जाता है। इसी तरह हमारी ईद गुजर जाती है। और दूसरा दिन जो हमारा होता है ईद का, सरवर साहब की बहन रहती है गांव में। अच्छा जी। तो हम उनकी तरफ चले जाते हैं, और दूसरा दिन हमारा गांव में गुजरता है। तो सरवर साहब वहाँ के जो मुलाजिम होते हैं, जो हमारी ज़मीन के ऊपर होते हैं, उनको भी ईदी देनी होती है। और वहाँ का एक और डिफरेंट माहौल होता है, वहाँ जाके भी हम काफ़ी एंजॉय करते हैं। ठीक। खाने में क्या पसंद है चॉइस आपको, मीठा किस तरह का? ईद वाले दिन तो सब कुछ ही बनता है। दूसरा इनको गुड़ वाले चावल पसंद है। अच्छा, इसलिए शुरू में भी इन्होंने गुड़ वाले चावल का जिक्र किया, मुझे ख्याल गुड़ आया। वाले ठीक चावल इनको पसंद है। फिर सेमियाँ बनती है, फिर उसके बाद पुलाव वगैरह बनता है। ठीक। काफ़ी डिशेस होती है, पर हम एक ही वक्त का खाना बनाते हैं। अच्छा ठीक है। दोपहर को खाना बन जाता है, अगर किसी दोबारा हमने खाना होता है वही हम शाम को खाते हैं। इसलिए करके मैं चाहती हूँ मुलाजमों की भी ईद होती है, तो उनको भी थोड़ा सा मौका देना चाहिए, वो भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। ठीक। चॉइस साहब, गुड़ वाले चावल आपको पसंद है? आपने बताया नहीं हमें गुड़ वाले चावल पसंद है। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप जितने भी लोग साडे मिठे ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ हाँ जी हाँ जी। ਉਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ठीक। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਵਲ ਜਾਂ ਮਿੱਠੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੇਮੀਆਂ ਜਾਂ ਮਠਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ठीक। ठीक। अच्छा चॉइस साहब, आपा के साथ आपकी ज़िंदगी बड़ी एक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें ठीक चल रही हैं, मुश्किल टाइम भी आ जाता है, और मुश्किल टाइम में मैं हमेशा कहता हूँ कि औरत का तब पता चलता है जब मर्द पे मुश्किल टाइम आए। आपके ऊपर भी मुश्किल टाइम आया, एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा तो मैंने भी देखा हुआ है, कैसा आपने फील किया है? पहली बात तो यह है कि मुझ पे तो ज़िंदगी में बहुत मुश्किल वक्त आया। मेरी मैंने ज़रा कसरा नफसी से काम लिया था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से पहले मेरे लिए कोई मुश्किल वक्त नहीं था। ग्लासगो सिटी काउंसिलर था, कोई दुश्मन नहीं था। कहने से मोहम्मद इज़ ग्रेट गाय। जो ही मैंने ये फैसला किया कि मैंने दरवाज़ा जो है पार्लियामेंट का किसी मुसलमान के लिए खोलना है, तो हेल बेंट ऑन। ओके। तो फिर बड़ी एंटी मुस्लिम फोर्सेस जिन्होंने तहिया किया हुआ था कि हमने जो है इसको नहीं बनने देना। आप सरप्राइज होंगे कि इंडियन कम्युनिटी की आबादी जो है चंद हज़ार है ग्लासगो। ठीक है जी। कौंसल जनरल वहाँ पर बना दिया गया मेरा रास्ता रोकने। ओके। मतलब इस हद तक एंटी हमारे गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं मतलब परवीन का मैंने ये देखा है कि जब भी हमारे पास मुश्किल वक्त आता है तो ये मसला पकड़ती है, 2 नफल पढ़ती है, उसके बाद कहती है कुछ नहीं होगा, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक। तो इसका जो अल्लाह पे इत्मीनान है वो बहुत ज़्यादा मतलब फर्मली बिलीव है कि जो होना है अल्लाह की तरफ से। ठीक। तो अल्लाह ने मुश्किल वक्त जो हैं वो आसान कर दिए। बल्कि जो मुझे फेम मिला दुनिया में, तो वो मुश्किल वक्त से निकलने की वजह से बरतानिया के अखबार लिखते थे लायंस हार्ट मोहम्मद सरवर। ओके। ओके। तो बड़ी बहादुरी और जुर्रत से हमने हालात का मुकाबला किया। लेकिन पाकिस्तान में भी अल्लाह के फजल व करम से मैं आप बताऊँ, ये मुश्किल जर्नी है, इसमें कोई शक नहीं। अगर मुझे इक़्तिदार की ख्वाहिश होती तो मैं यकीनी तौर पर जो 3 बड़ी जमातें हैं उनमें से एक में रहता। बिल्कुल ऐसे। और ये जो जमात है, हमारे पास तो सिर्फ 10 MPA थे, वो भी सारे के सारे PTI में चले गए हैं। ठीक। लेकिन हमारा एक मिशन है, मेरा एक मिशन है, जिस मिशन को मैं आगे लेके चलना चाहता हूँ। और मेरा मिशन बड़ा सिंपल है कि इस मुल्क पे इक़्तिदार का हक जो है सिर्फ 1000 ख़ानदानों को नहीं। मईशत पे उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, सियासत पे उन्होंने कब्ज़ा किया। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमारे आम लोग हैं, ये मिडिल क्लासेस हैं,
ये ऑर्गेनाइज हों, और जब तक ये बड़ों की और इनकी आपस में फाइट नहीं होगी उस वक्त तक मुल्क ठीक नहीं होगा। ठीक, इस वक्त जो ये एक फाइट चल रही है जो पार्लियामेंट, जुडिशरी और इलेक्शंस को लेकर, इसका एंड आप कहाँ देख रहे हैं? इसका एंड जी मैं समझता हूँ कि पहले ही आप देख लें कि जो मुल्क के माशी हालात हैं और उनमें सब ये हमारी सियासत में रह ये गया है कि ब्लेम गेम। हाँ। चोर चोर को दूसरे को चोर कह रहा है, खुद चोर है दूसरे को चोर कह रहा है, दूसरा खुद डाकू है दूसरे को डाकू कह रहा है, और अवाम ये बदकिस्मती से अवाम ये सुनना चाहती है। बिल्कुल ठीक। अवाम को कोई बंदा अगर आके हेल्थ पे बात करेगा, टेलीविज़न पे आके एजुकेशन की बात करेगा, पुलिस रिफॉर्म की बात करेगा, तो सुनना नहीं चाहता। जिस प्रोग्राम में एक दूसरे को गाली पड़ रही है, वो सियासतदान एक दूसरे की ऐसी तैसी फेर रहे हैं, वो सब लोग वॉच करना चाहते हैं। तो हमारा सारा जो सिस्टम है, हर चीज़ हमारी कोलैप्स हो गई, अदारे हमारे कोलैप्स हो गए हैं। देखो ना, कभी सोचा था आपने कि सुप्रीम कोर्ट में भी ग्रुप्स बने? क्या क्या ठीक आपने है? सोचा था कि सियासी पार्टियां जो हैं किसी भी मुल्क में वो नफ़रत, वो गाली गलोच, वो दुश्मनियां तो नहीं होती? और फिर मज़े की बात यह है कि कोई पार्टी ये नहीं क्लेम कर सकती कि मेरे साथ सारे जो हैं सेंट हैं, मेरे पूरी जो टीम है ये ईमानदारों की टीम है। कोई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये नहीं देखता कि मेरे लेफ्ट राइट आगे पीछे ये तो चोर नहीं है, अगर ये चोर हैं तो इनको रिमूव करके अच्छे लोगों को नहीं, दूसरे चोर नज़र आते हैं, अपने चोर भी नज़र नहीं आते। बिल्कुल ठीक। तो ये एक ऐसा माहौल बन गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जब बरतानिया की पार्लियामेंट का उम्मीदवार बना था ना, लोग कहते थे जी ये इम्पॉसिबल टास्क है। मेरे अपने पाकिस्तानी भाई कहते सी, ओ यार चौधरी साहब, चूँकि पंजाबी ज़्यादा ओ चौधरी साहब तुसीं अंग्रेज़ां दे मुल्क जान के अंग्रेज़ां नाल लड़ाई शुरू कर लईए। ओ ये उत्थे साडे ते उत्थे हुकूमत करके आए ने, इत्थे सानूं ये कंन दिंदे ने। हैं, मैं कहा यार कोई लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई है, लेकिन लड़नी है। सही। लड़ी और लड़ाई जिती। ये भी मैं समझदा कि जेड़ी मेरी लड़ाई है या जो मेरी विजन है, जो मेरे मुल्क को आगे लेके जाना चाहता हूँ, मैं इस पार्टी को ख्वातीन की पार्टी बनाना चाहता हूँ, लेड बाई वुमेन। मैं इस पार्टी को यूथ की पार्टी बनाना चाहता हूँ, लेड बाई यूथ। मैं इस पार्टी को किसान पार्टी बनाना चाहता हूँ, लेड बाई किसान। मैं इस पार्टी को जो नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, मैं चाहता हूं कि वो इस पार्टी को लीड करें, असल स्टेक होल्डर्स और वो जो सही स्टेक होल्डर हैं, और फिर वही पॉलिसियां उनकी कंसल्टेशन से बने। और फिर बड़ी सबसे बात जो मैं करने जा रहा हूं, कोई सिलेक्शन नहीं होगी। बिल्कुल ठीक। मुझे लोग जब भी मेरे पास आते हैं, चौ साहब तुसी की करन रहे हो, वो तुसी साडी भी पावर ख़त्म कर रहे हो तो अपनी भी ख़त्म कर रहे हो। मैं जब किसी को लगाता हूँ ना रीजन का अपना ऑर्गेनाइजर, मैं कहता हूँ प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए भाई। प्रेसिडेंट मैंने अपॉइंटमेंट किसी की नहीं करनी। जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट जो है वो यूनियन काउंसिल से लेके सूबाई हल्का, तहसील, डिस्ट्रिक्ट नीचे में ऊपर से आए। बिल्कुल ठीक। और जो हमारे हल्के हुआ करेंगे उसमें हमारे जो मेंबर्स हैं वो कैंडिडेट तैयार है इस दफ़ा इलेक्शंस के लिए मुस्लिम लीग? देखिए अभी तो हमारे पास वक्त आपको मालूम है कि बहुत कम मिला है, लेकिन इसके बावजूद माशाल्लाह हमारे और आप इलेक्शंस में जा रहे हैं, तैयार खुद भी आप इलेक्शंस में जा रहे हैं। जंग में गया था, इतना बड़ा जुलूस रूरल एरिया में मैंने पीटीआई में भी नहीं कभी देखा। 8-10 हज़ार लोगों का मजमा था, जलसा था, वहाँ पर लोग हमारे साथ शामिल हुए हैं। तो इंशाल्लाह मैं तो अकेला ही चला था, जान बे मंजिल, मगर लोग साथ मिलते गए, कारवां बनता गया और इंशाल्लाह कारवां बनेगा।